अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप लोग वेल एंड गुड होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। जी तो आज हमने रीड करनी है जिद्दी इश्क मेरा नावल की एपिसोड नंबर 24। इससे पहले कि रीड आउट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम अपने नावल की रीडिंग स्टार्ट कर सकें। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। एक धमाका और बूम। यामीन कितनी देर से घर आ चुका था, लेकिन ना ही कशिश फ़ोन उठा रही थी, ना ही समीर। वो हद दर्जे परेशान था। आवाज़ के पास गश्त होती तो वो ज़्यादा बेचैन हो जाता। गार्ड्स भी इनके साथ नहीं थे। वो गार्ड को चकमा दे के कहाँ गए थे किसी को नहीं पता था। अभी दोबारा कॉल करता कि कशिश रूम में दाखिल हुई। यामीन इसे सही सलामत देख रब का शुक्र अदा करता आगे बढ़ के इसे गले से लगा गया। कहाँ तो इतना सख्त और कहाँ इतना सॉफ्ट हो चुका है ना। कशिश के तो दिल की दुनिया ही हल गई। थैंक गॉड तुम ठीक हो, बेख्तियार सरगोशी के से अंदाज में बोला। आपको क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हैं। कशिश को गड़बड़ महसूस हुई। नहीं कुछ नहीं, कब से कॉल कर रहा था, कोई उठा नहीं रहा था, ऊपर से गार्ड्स को भी साथ लेके नहीं गए। परेशान हो गया था मैं। यामीन ने धीरे से सफाई पेश की तो वो बस देख के गई। फिर हाथ बढ़ा के यामीन का माथा चेक किया। बुखार तो नहीं है। हाथ की बैक साइड अब यामीन की गालों पे टच की तो बुखलाया। ये आज आप बहुत बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। माथे पे तेवरी डाले वो परेशानी से बोली। शादी करके बहक गया हूँ। यामीन ने इसे अपने सीने से लगाया मानी खैजी से कहा। वो मुझे शावर लेना है। कशिश की बोलती बंद हो गई। जाओ। मोबाइल पे आती कॉल ने यामीन का ध्यान अपनी तरफ खींचा तो झट से हाथ बाथरूम घुसी। एक धमाका और बूम। हा 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 हा। दूसरी तरफ वही थी और यामीन ने दांत पीसे। आई तो सिर्फ एक झलक थी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो कल वही धमाका असली भी हो सकता है। गॉट इट। कॉल कट गई। अब पानी सर से ऊंचा हो गया था और यामीन को पहली फुर्सत में इसके मकाम तक लाना था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना। सुबह नाश्ते की टेबल पे जमीला बेगम को अनायशा की हालत ठीक ना लगी। जी मुख्तसर जवाब दिया। कल आप आदिल के साथ गई थी और फिर वहाँ से उठ आई। अचानक क्या हुआ था, इन्होंने जांचने वाले अंदाज में पूछा। अनायशा ने हैरत से इन्हें देखा। आदिल इस तरह इन्हें शिकायत लगाएगा, इससे अंदाजा ना था। ऐसा मत देखें, आदिल आए थे सामान देने जो आप वहीं छोड़ आई थी, तब हमें पता चला। इन्होंने बात क्लियर की। अनायशा ने सर झुका लिया। मम्मा आप ही को हमने फ़ोन करके बुलाया था, हमारा जॉइन लैंड का प्रोग्राम बन गया था। जॉयलैंड का प्रोग्राम बन गया तो हमने आप ही को पिक किया। दानी फौरन अनायशा के हक में बोला, जबकि हानिया ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अनायशा तो इन्हें देखते रह गई। इट्स ओके, बट आपको आदिल को इन्फॉर्म करना चाहिए था। वो बेचारा परेशान हो गया। एनीवे मुझे देर हो रही है, आज आप शाम को पार्लर चली जाइएगा, कुछ सर्विसेज से बात कर लीजिएगा। जमीला बेगम प्यार से कहती उठी और शहरयार साहब के साथ बाहर निकली। दोनों ही डॉक्टर्स थे और एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे, जबकि अपना हॉस्पिटल अभी तक मील के मराहिल में था। आपको लगता नहीं हम कुछ ज़्यादा जल्दबाजी करें। शहरयार साहब को अनायशा के चेहरे पे खुशी की कोई रमक ढूंढने से भी ना मिली थी। नहीं, जो नेक काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। आपके हाजिक से बात हुई, 2 दिन से वो घर नहीं आ रही। जमीला बेगम ने बात को पलटा। मालूम किया था काम के सिलसिले में शहर से बाहर हैं। गाड़ी रनवे पे डाली। हाजिक अगर आपने मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मेरी बेटी से कैसी मोहब्बत करते हैं कि वो किसी और से माँ बाप की खातिर शादी के लिए तैयार हो गई और आपके इसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। और मैं अपनी बेटी एक ऐसे इंसान को दे दूं जो इतना बेबस है। कल को आपके साथ क्या क्या साथ निभाओगे, बजाय इसके कि आप अपनी मोहब्बत निभाओ इसके लिए खड़े हो। आप मुंह छुपा के कहीं बैठ गए हैं और मेरी बेटी इतनी तकलीफ में। ये सिर्फ इस की नहीं है, आपकी भी आजमाइशें। चले। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रोकते शहरयार साहब ने जमीला को सोचों से बाहर निकाला। जी। बैग संभाले वो नीचे उतरी, जबकि दिल इनका नाशा में ही अटका हुआ था। आप बहुत बुरे हैं यामीन। सिकंदर कशिश ने मुंह बनाते इसे कहा, जो बहुत मुतमईन मोबाइल यूज़ कर रहा था। और गाड़ी कशिश कॉलेज के रोड पे गामजन थी। वो कॉलेज जाना नहीं चाहते थे, जबकि यामीन चाहता था वो अपनी पढ़ाई हर हाल में मुकम्मल करे। शौहर शादी के बाद अपनी बीवियों को हनीमून पे लेके जाते हैं और एक मेरे हैं कॉलेज लेके जा रहे हैं। मुंह बनाती आहिस्ता आवाज़ में बोली कि कहीं ड्राइवर सुन ना ले। यामीन ने गाड़ी रोक के एक हैरत की नज़र इस पर डाली और नफ़ी में सर हिलाया। कशिश ने अपनी बात का असर ना होता देख गुस्से से रुख मोड़ लिया। गाड़ी कॉलेज के सामने रुकी। कशिश मुंह बनाती उतरने लगी। कशिश यामीन ने बहुत नरम लहजे में पुकारा तो वो पलटी वापस ही। फिर मैं खुद आऊँगा लेने, किसी के साथ भी नहीं जाना, घर में खुद आऊँगा। यामीन के लहजे में फिक्र थी। कशिश फिर भी एक घूरी से नवाज से नीचे उतर गई। इसके उतरते ही यामीन ने गार्ड्स को अलर्ट किया। गाड़ी एक झटके से रुकी। गाड़ी के सामने वो खड़ी थी जिसको कितने दिनों से ढूंढ रहे थे। बहुत धीरे अंदाज में वो गाड़ी से उतरे। सामने वहाज भी वैसी ही थी पहले जितनी हसीन, लेकिन दिल फरेब मीर हयात सिकंदर थक गए होगे मुझे ढूंढते ढूंढते। सोचा अब खुद ही सामने आ जाऊं।
सामने वो आज भी वैसी ही थी पहले जितनी हसीन थी। फरीदा फारूकी बहुत इतरा के बोली, क्या क्या चाहती हो अब और क्यों वापस आई हो? सिकंदर साहब को इसका अंदाज़ा खटका गया। एक तवाइफ ज़ादी की इससे क्या चाहेगी सिवाय पैसों के? एक आईब्रो उठाती सिकंदर साहब को सख्त जहर लगी। तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दिए थे मैंने, जितने कहे थे इससे कहीं ज़्यादा दिए थे। या साहब ने दांत कुछ खिंचाए। हा 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 हा, बहुत मासूम हो ना तुम, ये तक नहीं जानते कि एक तवाइफ का मुंह कभी भी पैसों से नहीं भरता। तुमने जो दिए थे वो ख़त्म हो गए, मुझे और पैसों की ज़रूरत है। मुंह टेढ़ा किए वो असल मुद्दे पे आई। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं। सभी तुम गुस्से से कहते वो वापस पलटे। जानती हूँ अच्छा खासा लॉस कर चुके हो बिजनेस में, लेकिन तुम्हारा बेटा वो बहुत अमीर है और पैसों में खेल रहा है। इससे तुम मांग ही सकते हो। या साहब के सामने आते वो मकरूह हंसी हंसी। या साहब का इसका मुंह देखते रह गए। ऐसे ना देखो जान, कहीं फिर से प्यार हो गया तो दिन में तारे गिनते रह जाओगे। मजाक उड़ाया। सिर्फ 2 दिन का वक्त देती हूँ, मुझे 1 करोड़ की रकम चाहिए, समझे? धमकी देने वाले अंदाज में कहा। ऐसा कभी नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा अब तुम्हें। हयात साहब को अच्छा खासा गुस्सा आ गया। वो पलटी, दांत चबाए और गहरा सांस खारिज किया। अगर अपनी फैमिली का भला चाहते हो तो ज़रूर दोगे, वरना पैसों के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ वो तो तुम जानते ही होगे। बहुत सख्त अल्फाज में कहती वो हयात साहब को चुप कर आ गई। और हाँ, आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, 2 दिन बाद खुद आऊँगी तुमसे रकम लेने। कहते साथ ही वो गाड़ी में बैठी और एक जन से गाड़ी भगा ले गई। हयात साहब वहीं खड़े रह गए। इनका बिजनेस डूब चुका था और इस वक्त इनका बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ था। ऊपर से ये औरत 1 करोड़, वो कहाँ से लाएंगे? परेशानी में वो गाड़ी पे बैठे। अगर इसे पैसे ना दिए तो वो मेरा घर बखेर देगी और वो सच्चाई जो इतने अर्से से छुपाई हुई थी वो सबके सामने आ जाएगी। गाड़ी से निकलते वो जैसे गेट के अंदर दाखिल हुए हाजिक से सामना हो गया। इसको चोट आई हुई थी, माथे पे बैंडेज थी, लेकिन आंखों में अजनबियत। अनायशा का दिल बुरी तरह धड़का, लेकिन खुद को कंपोज करते वो आगे बढ़ी। कैसे हैं? वो काफ़ी फ्रेश लगी हाजिक को। इसके चेहरे पे उदासी थी, लेकिन एक अलग सी चमक देखी हाजिक को। कैसा होना चाहिए? हाजिक ने टूटे हुए लहजे में उल्टा इसी से पूछा। अनायशा के पास कहने को कुछ ना बचा। आंखें फिर से नम हो गई। कितना समझाया इस दिल को, लेकिन समझ ना पाया। बिना कुछ कहे वो वहां से अंदर की जाने बढ़ गया। वो अपना हौसला नहीं हारना चाहती थी और रो के हाजिक के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। दुख तब नहीं होता जब लोग नहीं समझते, तकलीफ तो तब होती जब अपने नहीं समझते। हाजिक सर झटका बाहर निकला। अब मुंह ठीक करोगी? यामीन इसे कॉल पिक करता अपने ही रेस्टोरेंट में ले आया था और अब इसे ऑर्डर करने का कह रहा था, जबकि वो नखरे किए जा रही थी। आप ना इंतहाई कंजूस हैं, खाना खिलाने लाए भी तो अपने ही होटल में ताकि पैसे बच जाएं। कशिश हर बात में अपने मतलब की बात निकाल लेती थी। कशिश मैं पे करूँगा यार, वो जच आ गया इसकी सोच से। पे करें या ना करें, दोनों सूरतों में पैसे तो आपकी जेब में ही जाएंगे ना। कशिश की मंतक पे यमीन का दिल किया, सर पीट लिया अपना। अच्छा बताओ क्या चाहती हो? हार मानते हुए बोला, हनीमून पे जाना है। बिना शर्माए झट से बोल दिया। कशिश यामीन ने इधर उधर देखा, किसी ने सुना तो नहीं। कशिश अभी ऑर्डर करो, इस बारे में घर जाके बात करेंगे, यामीन ने धीरे से कहा। नहीं मुझे अभी बताएं, लेके जाएंगे? कशिश ने जिद की। अच्छा कहाँ जाना है? यामीन ने चेयर के साथ टेक लगाते सुकून से पूछा। कहाँ नारायण चलेंगे? मरी जाएंगे, मुझे ना लिफ्ट पे बैठना है और पैराग्लाइडिंग भी करनी है। मुझे पहाड़ भी सर करना है। मोनजोदड़ो और हड़प्पा के जंगलात में भी जाना है। और बस यामीन ने से टोका इसे लगा कशिश का सब्र का इम्तहान ले रही हैं। क्या हो? कशिश ने हैरत से पूछा। ठीक है, जहाँ कहोगी वहीं ले जाऊंगा, आप ऑर्डर करो प्लीज़। यामीन ने हार मानते कहा। कशिश ने मज़े से ऑर्डर किया। यामीन इसके चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट देखकर अंदर तक पुरसुकून हो रहा था। अनायशा की मेहंदी का फंक्शन घर पे ही था और कशिश समीर और किरण के साथ वहीं पहुंची हुई थी और सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही थी। हाजिर का आज वहाँ आना था, वो आज होटल पे ही रुका था। वो जानता था कि वो घर गया तो सब कुछ बिखर जाएगा और वो अनायशा की चाहत के बिना कुछ नहीं कर सकता था। इसकी रजामंदी के बिना वो बेबस था। वो इसे चाहता था, लेकिन शायद वो नहीं चाहती थी इसे। विंडो से बाहर देखता वो रात की तारीकी को अपने अंदर उतरता महसूस कर रहा था। काश अनायशा तुमने मेरी चाहत के बदले में चाहत दे दी होती तो आज हम एक साथ होते। वो दुख से आंखें मूंद गया। ओके डन, अब से प्लान पे काम शुरू। कशिश ने टीवी लाउंज में खड़े समीर और किरण से सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की और आगे की प्लानिंग भी बताई। देख लो कशिश, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हम फंस ना जाएं। कुछ नहीं होगा, अल्लाह है ना हमारे साथ, फिर घबराना कैसा? कशिश ने किरण को हौसला दिया। ओके अब मैं चलती हूँ, यामीन सिकंदर कहीं इधर ही ना आ जाए। गुड नाइट, लेकिन सुबह वक्त पे तैयार रहना तुम दोनों। बाई कशिश वहाँ से इन्हें हक्का बक्का छोड़ अपने रूम में चलेगी, जहाँ यामीन लैपटॉप खोले ऑफिस वर्क में बिजी था। इसे अंदर आता देख नज़रअंदाज किया, अपने काम में बिजी था। आपका और कितना काम है? पास बैठते संजीदगी से पूछा। क्यों? बिना देखे मसरूफ अंदाज में पूछा। कुछ काम है ना मुझे आपसे। वो अपनी बात पे जोर देते बोली। क्या काम है? अभी भी अंदाज मसरूफ था। जब काम खत्म कर लेंगे फिर बताऊंगी, बड़े लाड से कहा। यामीन ने इसमें काफ़ी हद तक यही देखा था। वो अब यामीन से पहले की तरह लड़ती ना थी, बल्कि अपने लाड उठाने लगी थी इस मान और यकीन के साथ कि वो इसे जो भी कहेगी वो मानेगा। मुस्कुरा के इसे देखा, लेकिन वो किसी गहरी सोच में ही गुम थी। बैकग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंद गई। यामीन का काम में इतना बिजी रहा कि इसे एहसास ही ना हुआ कशिश ने इससे बात करनी थी। काम खत्म करके इसकी जाने मुड़ा तो इसे सोता पाया। बेइख्तियार ही इस पे टूट के प्यार आया। लैपटॉप साइड पे रखा, हाथ बढ़ा के इसके सर को तकिए पे रखा, इस पे कंफर्टर डाला, लाइट ऑफ करते वो इसे अपने पास महसूस करता नींद की वादियों में खोने लगा।
शादी का फंक्शन ताज होटल में ही था, बहुत बड़े पैमाने पे था फंक्शन। सारे काम हाजिक के दोस्त और होटल के मैनेजर ने अपने अंडर करवाए थे, जबकि हाजिक सुबह से गायब था। कशिश, किरण और समीर की हाल में एंट्री हुई। बहुत सारी नज़रों ने इन दोनों हस्तियों को बहुत रश्क से देखा। एक से बढ़ के एक था और चाल ढाल ही कुछ अलग थे। सारे हमें कैसे आंखें फाड़ के देख रहे हैं जैसे हम शादी अटेंड करने आए हैं, जबकि हम तो कशिश ने किरण को टोका, दीवारों के भी कान होते हैं। एक टेबल पे दोनों बैठी, जबकि समीर वहाँ से जेंट्स की जानिब चला गया, लेकिन जाते जाते किसी से बहुत जोर की टक्कर लगी। अंधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते? समीर का अपना सर घूम गया, लेकिन सामने वाले की तीखी जबान का मजा जरूर चखा। एक्सक्यूज मी, आप टकराए हैं मुझसे? समीर ने अदब के दायरे में रहते हुए इसे छोटी सी तीखी मिर्ची को देखा। अच्छा, कोई है सबूत क्या? हानिया ने बहुत पुरसकून अंदाज में कहा। समीर को लगा कशिश की कार्बन कॉपी खड़ी हो इसके सामने। दिल ने अचानक से एक बीट मिस की और बेख्तियार हाथ दिल फिक गया। यू आर सो स्वीट, समीर ने बेख्तियार कहा तो हानिया ब्लश करने लगी। पहली बार इस तरह किसी ने इसकी तारीफ की और इस एहसास से तो बिल्कुल नाआशना थी। पागल, एक घूरी से नवाजती वो वहाँ से हट गई, जबकि समीर की नज़रें एक लम्हे को भी इस फेस से ना हटी। कशिश और किरण नाशा से ब्राइडल रूम में मिलके वापस आई तो कशिश की नज़र समीर पे पड़ी, जिसकी नज़रों के फोकस पे कोई लड़की थी। दांत पीसती वो इस तक गई। समीर, हम यहाँ शादी इंजॉय करने नहीं आए बल्कि शादी रुकवाने आए, और मेहरबानी करके लड़कियों को ताड़ना बंद करो। कशिश ने कमर पे हाथ रख के समीर को सख्ती से झिड़का। अल्लाह का खौफ करो यार, मैंने कभी ताड़ा है किसी को? समीर का तो अच्छा खासा दिमाग घुमा। वो जो लड़की है क्यों घूर रहे हो इससे? लड़की कड़े तेवरों से पूछा। वो मुझसे टकराई थी खुद, मैं नहीं, समीर ने सफाई दी। मैं तो ये देख रहा हूँ इसके साथ जो लड़का खड़ा है वो कौन है? सोचने वाले अंदाज में बोला, भाई है इसका। कशिश ने इससे मजे से इन्फॉर्म किया। सच्ची? समीर खुशी से हुआ। समीर, बाज आ जाओ, ए देखो इसकी 15 साल की होगी वो। कशिश ने इसे शर्मिंदा करना चाहा तो मैं कौन सा भी रिश्ता लेके जा रहा हूँ? समीर ने भी दबे दबे अंदाज में कहा। एक बार ये शादी वाला काम हो जाए फिर तुम्हारा बंदोबस्त करती हूँ। कशिश ने दिल ही दिल में इसे मुखातिब होते कहा। अपनी तो करवा ली शादी, बाकियों के मिलन का भी अच्छा खासा बंदोबस्त कर रही हूँ मैं, तुम्हें नजर नहीं आता? समीर ने गिला किया। अब काम की बात करें, कशिश ने एक आईब्रो उचकाते पूछा। समीर ने गहरा सांस खारिज किया। देखो यार, शादी रुकवानी है तो प्लान भी तो होगा ना, वो बताओ। समीर इसकी तरफ मुकम्मल घूमा। दिल को गुना सुकून आ गया था कि जिस पे इसका दिल आया था वो सिंगल है। कान इधर करो, धीरे से कहा। नहीं काटूंगी। समीर ने दोनों कान छुपाए। कशिश ने दांत पीसे और इसका हाथ पकड़ के साइड पर ले गई, और ये सब हानि की नज़रों ने भी देखा और एक जेलसपन का एहसास जागा। हाँ बोलो, समीर ने फौरन कहा। प्लान है दूल्हा किडनैप करना है, सरगोशी वाले अंदाज में कहा। समीर दंग रह गया। वो कशिश थी कि कुछ भी सोच सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। जो कहा है वो करना है, समझे? दूल्हा अभी पहुंचा नहीं, मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली है, वो जिस रास्ते से आ रहा है वहीं से किडनैप करना है। कशिश ने फौरन कहा। तुम खुद भी फंसोगी और मुझे भी फंसाओगी। यामीन भाई को पता चला तो दोनों की जान से मार डालेंगे। मैं तो इनकी जान हूँ, मुझे तो वो कुछ नहीं कहेंगे, अलबत्ता तुम्हारा कुछ नहीं कहा जा सकता। कशिश ने इसे मुस्कुराते हुए डराया। मैं नहीं जा रहा। समीर ने भी हरी झंडी दिखाई। तुम तो क्या, तुम्हारे अच्छे भी जाएंगे। चलो, खींच के साथ लिए वो बाहर आई। दोनों गाड़ी में बैठे जहाँ समीर का डर हावी हो रहा था। हैं, कशिश के इत्मीनान काबिले दीद था। वाह कशिश, पहले दुल्हन बनी खुद किडनैप हुई थी, आज दूल्हा किडनैप करने जा रही हो। क्या किस्मत पाई है, मेरी भी पूरी लाइफ ही एडवेंचर है। दिल ही दिल में सोचती वो ज़ेरिला मुस्कुराई। हाजिक बेटा कहाँ हैं आप जानते हैं इस वक्त आपको यहाँ होना चाहिए। शहरियार साहब को हाजिक का वहाँ ना होना सख्त खटका था। बाबा सेकंड ब्रांच में हूँ, वहाँ काम बहुत ज़्यादा है। मैं मेन ब्रांच में, वहाँ यामीन है, वो सब देख लेगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। साहिल समंदर बैठे हुए उनसे झूठ ही बोल रहा था। हाजिक आप मेरे बेटे हैं और मैं चाहता हूँ इस लम्हे आप मेरे साथ हो, इन्होंने बहुत मान से कहा। कुछ पल खामोशी की नज़र। बेटा, बाप को सबसे ज़्यादा बेटे की ज़रूरत होती है, उम्मीद करता हूँ ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। शहरियार साहब ने कॉल बंद कर दी और अब भी खामोश नज़रों से इन मौजों को अटकेलियाँ करते देख रहा था। इसे लगा आज वो हकीकतन खुद को खो देगा। इसके दिल ने कैसे एक बेवफा लड़की को अपने लिए चुना, क्यों वो पहचान ना सका? बस यही दुख से अंदर ही अंदर खाई जा रहा था। वो वहाँ नहीं जा सकता था, इसका वहाँ जाना इनके हक में बुरा था, और वो वहाँ जाके अपना सब्र खो के कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। इसलिए शहरियार साहब की नाराज़गी को ही अफोर्ड कर सकता था। वहीं बैठा गुजरे लम्हों में जी रहा था। ये कैसी मोहब्बत थी जो मिली भी तो फिर से खोने के लिए। काश वो मिलती ही ना, वो मिल के फिर से खो गई थी। आंख से एक आंसू झलका और लबों पे जख्मी मुस्कुराहट। वो तो कहता था इसे बहुत सी दुआएं आती हैं, क्या बिछड़ कर फिर से मिलने की दुआ इसे याद नहीं? आईने में खुद को दुल्हन के रूप में देखती इसका दिल बस हाजिक को ही पुकारे जा रहा था। वो नहीं चाहती थी कि वो इसे याद करे, लेकिन दिल इसकी सुन कब रहा था। वो तो बेलगाम इसी के ताल पे धड़के जा रहा था, इसके लिए जो तड़पा जा रहा था। ए अल्लाह, कोई मुआवजा कर दे, मेरा दिल बदल दे या इसे मेरा कर दे। वो बस अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। कुछ ही देर में इस कातिल से निकाह था और वो खुद को बेबस पा रही थी। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू बहे जा रहे थे। जमीला बेगम भी आज इससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। इन्हें लगा कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी के साथ गलत कर गई हैं। शायद वो इससे इसकी पसंद पूछ लेती तो आज वो खुश होती। मैं इसकी माँ हो के इसे मोहब्बत का दावा करने के बावजूद मैं इसे दुख दे गई, जबकि शहरियार ने इतनी जल्दी इसके
चेहरे की बेरौनकी देख ली। मैं क्यों ना समझ पाई। उफ़ मेरे अल्लाह, मैं कैसे इम्तिहान लेने जा रही हूँ अपनी ही औलाद से। जमीला बेगम अपनी ही ज़मीर की अदालत में आज खड़ी खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। अनायशा के पास वो ढीले कदमों से गई। क्या हुआ मम्मा, आप इतनी चुप क्यों हैं? अपने दिल को एक तरफ करते इसने अपनी माँ से पूछा। अनायशा मेरी बच्ची, मैंने आपके भले के लिए सब किया, लेकिन आपके चेहरे पे कोई खुशी की रमक ना देखते मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जल्दबाजी वो रो दी। नहीं मामा प्लीज़ रोएं मत, ऐसा कुछ नहीं, मैं खुश हूँ। आपका हर फैसला मेरी सर आंखों पे। अनायशा ने माँ को गले लगाया। वो अपनी एक माँ को तो खो चुकी थी, अब इनको नहीं खोना चाहती थी। आप प्लीज़ कोई टेंशन ना लें, अनायशा ने मुस्कुराते ने कहा और इन्हें मुतमईन किया, जबकि दिल ज़ोर ज़ोर से एक ही धाई दे रहा था अपने दिल के इस मकीन का नाम बता दे। लेकिन शायद जमीला बेगम पूछने में देर कर दी थी और अनायशा अब चाह के भी कुछ नहीं बोल सकती थी। बारात आ गई, कुछ लड़कियों ने अंदर आके कहा तो अनायशा को लगा इसका दिल किसी ने निकाल के बाहर किया हो। इसको सांस लेना दुश्वार हो गया था, लेकिन इसने कुछ जाहिर ना होने दिया। जमीला बेगम इसके हाथ चूमती बाहर निकली, जहाँ आदिल की मम्मा से मिलती वो मेहमानों को वेलकम करने लगी। ये आदिल अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? आदिल की मम्मा ने भतीजे से पूछा। आंटी, इनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। साद ने मुतमईन किया तो वो सर हिलाती मेहमानों की जानिब बढ़ गई। इनकी गाड़ी को समीर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके प्लान बनाता सुनसान इलाके में ले आया। अब इनकी गाड़ी के रुकते ही इन्होंने इनकी गाड़ी की टायर की हवा निकाल दी। ये कैसे हो गया? आदिल के साथ इसके दो दोस्त और थे और एक ड्राइवर भी। मैं चेक करता हूँ। ड्राइवर बाहर निकला। चेक किया सर, गाड़ी के सारे टायर पंचर हो गए हैं, परेशानी से बताया। लो अब इस सुनसान जगह पे क्या करें? आदिल ने फ़ोन मिलाना चाह के गाड़ी इनकी जानिब बढ़ी और समीर का कोई दोस्त था। हेलो, एनी प्रॉब्लम? बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में पूछा तो इन्होंने सारा मसला बताया। अच्छा आप आ जाए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इस नाफर की तो वो तीनों साथ हो लिए। ड्राइवर वहीं गाड़ी के साथ रह गया। कुछ दूर जाके गाड़ी बंद हो गई। अब इससे क्या हुआ? आदिल सच आ गया। वो गाड़ी चलते चलते रुक जाती है, अक्सर ऐसा हो जाता है, फिर गाड़ी को धक्का लगाना पड़ता है। आप प्लीज़ ज़रा धक्का लगाएं, इस शख्स ने बहुत मोहब्बत और मिन्नत से कहा। आदिल ने इन दोनों को इशारा किया कि वो जाके धक्का लगाएं। जैसे ही वो दोनों निकले, समीर और इसका एक और दोस्त निकाब किए गाड़ी में बैठे और गाड़ी को झन से भगा ले गए। उतरने वाले मुंह देखते रह गए। ये क्या था? कमर ने हैरत से कहा। दूल्हा किडनैप हो गया। बिलाल ने मुंह बनाया। लेकिन ऐसे कैसे? और कोई हमारा यकीन नहीं करेगा क्योंकि आदिल हमारे साथ था। किससे कहें? फ़ोन पे नहीं है, वो भी वहीं रह गया गाड़ी में। कमर ने सर को हाथ मारा। बस गए काम से, अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? बिलाल को अलग अपनी फिक्र सताई। सरमद, सारे इंतजाम अच्छे से होने चाहिए, किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। ये समझो घर की शादी है, इसलिए हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। यामीन ने हदायत दी। सरमद ने इस बात में सर हिलाता बाहर निकाला। यामीन कशिश को कॉल करने लगा, लेकिन इसने कॉल अटेंड ना की। अभी मजीद कॉल करता कि इसकी मीटिंग स्टार्ट हो गई। गार्ड्स हर वक्त चौकन्ना थे, इसलिए वो मुतमईन मीटिंग अटेंड करने चला गया, जबकि ये नहीं जानता था कि वो कशिश है। गार्ड्स को चकमा दे के निकलना इसके बाएं हाथ का खेल है, जो वो खेल चुकी थी। हाँ किधर है वो नमूना? कशिश ने समीर से पूछा। वो वहाँ कुर्सी के साथ बंधे आदिल की तरफ इशारा किया। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और मुंह पे टेप। चलो अब इसका हिसाब करते हैं। कशिश दो दो हाथ करने इसकी तरफ बड़ी। वो सुनसान इलाके में किसी कच्चे घर में मौजूद थे, जहाँ कोई दूर दूर तक जीरू ना थी सिवाय इनके। मिस्टर आदिल कैसा लग रहा है यहाँ? समीर ने कशिश के बताए हुए अल्फाज ऊंची लेकिन करख्त अल्फाज में बोले। ये बोल क्यों नहीं रहा? समीर ने सोचने वाले अंदाज में कहा। कशिश ने इसके सर पे हल्के से चपत रसीद की। मुंह से टेप उतारोगे तो वो बोलेगा ना? कशिश ने इसके कान में सरगोशी के अंदाज में कहा। समीर ने इसके मुंह से टेप उतारी। कौन हो तुम लोग, क्यों किडनैप किया है मुझे? आदिल ने मुंह खोलते ही पूछा। समीर ने कशिश की तरफ देखा। इससे कहो अगर जान प्यारी है तो जैसा हम कहें वैसे ही करना पड़ेगा, वरना गोली अंदर उतार भेजा बाहर। कशिश ने इसके कान में कहा। तो मिस्टर आदिल, जैसा कहा जाए वैसा करो, वरना भेजा अंदर गोली बाहर। समीर जल्दी में कुछ गलत कह गया। कशिश ने सर पे हाथ मारा। गोली अंदर और तुम्हारा भेजा बाहर। समीर ने फौरन तस्दीक। क्या चाहते हो? आदिल ने फौरन पूछा। कशिश फिर समीर के कान में कुछ बोली। तुम्हें फ़ोन करना पड़ेगा अपने बाप को कि तुम ये शादी नहीं कर सकते, तुम किसी और से प्यार करते हो। इस बार समीर ने हर अल्फाज सही अदा किया। और मैं ऐसा क्यों करूँगा? आदिल ने तीखे अंदाज में पूछा। अपनी जान की सलामती के लिए। और किस लिए? समीर ने भी इसी अंदाज में कहा। कुछ पल यूं ही खामोशी में गुजर गए। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तुम्हें मारना है तो मार दो। आदिल ने अपना फैसला सुनाया। कशिश ने एक घूरी सी से नवाजा और समीर के कान में फिर से आर्डर दिया। जान तुम्हारी नहीं तुम्हारे बाप की जाएगी। मेरे शूटर के निशाने पे है। वक्त नहीं ज़्यादा सोचो। अपने आप से नहीं ना सही, अपने बाप से तो प्यार करते हो ना? आदिल ने इसके पास होते कहा। तीर इस बार निशाने पे लगा। नो वे, खबरदार जो मेरे बाप को कुछ भी कहा तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। आदिल छटपटाया। कशिश और समीर ने एक दूसरे को विक्ट्री का साइन दिखाया। बाप की ज़िंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में। अगर तुम फ़ोन नहीं करोगे तो मेरा फ़ोन जाएगा और तुम्हारे घर में सफ़े मातम बीत जाएगा। समीर ने इसे मुकम्मल फंसाया। वो सोच में पड़ता कितनी बार अपने हाथ खोलने की नाकाम कोशिश कर चुका था, लेकिन इसके पास इनकी बात मानने के अलावा कोई चारा ना था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आदिल को हार मानते बनी। अगर ज़रा भी होशियारी की, फ़ोन इसी वक्त बंद होगा और तुम्हारा बाप अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, याद रखना।
وہ فون کرتے سمیر نے اس کے فون سے اس کے باپ کا نمبر ملایا جو پہلی کال پہ ہی اٹھا لیا گیا۔ عادل کہاں ہو بیٹا، نکاح کا وقت ہو گیا، آپ ابھی تک پہنچے نہیں؟ رفاقت صاحب پریشانی سے بولے۔ بابا میری بات سنیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، آپ پلیز انہیں منع کر دیں۔ عادل کا بری طرح دل ٹوٹا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو عادل، بارات پہنچ گئی اور تم؟ رفاقت صاحب ہمارے پریشانی کے بول نہ پائے۔ بابا میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، آپ پلیز بارات واپس لے جائیں۔ مزید کچھ کہتا یا سنتا سمیر نے کال کاٹ دی۔ ہمارا کام ہو گیا، سمیر نے کشش کے کان میں دھیرے سے کہا۔ یس پارٹنر، اب وہاں تھوڑا تماشا لگے گا لیکن حاذق ہیرو بن کے عائشہ کو اپنا لے گا۔ مائنڈ بلوئنگ آف می۔ دونوں باہر آ چکے تھے اور خوشی سے باتیں کرنے لگے۔ اب اسے کب تک پکڑے رکھو گے؟ سمیر کو واپس ہانیہ سے ملنے کی خواہش جاگی۔ حاذق کے نکاح تک؟ کشش نے کہتے کرن کو فون ملایا جو 2-3 کالز کے بعد اٹھا لی گئی تھی۔ کیا سچویشن ہے؟ فوراً پوچھا۔ یار بہت شور ہو رہا ہے، انکل اور آنٹی بہت پریشان ہیں اور غصے میں بدولہ آیا نہیں اور کہاں جا رہا ہے؟ بارات واپس جائے گی، کرن نے ایک سائڈ پہ ہوتے انفارم کیا۔ ہوں، اور یہ حاذق وہ کدھر ہے؟ کشش کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہے۔ کرن نے پورے حال میں نظر دوڑائی۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی حاذق پہنچے مجھے انفارم کرنا، کہتے ہی کشش نے فون کاٹا۔ شادی ہال میں چمک گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ کسی نے لڑکے کو برا نہ کہا، سبھی نے لڑکی میں عیب تلاش کیے۔ ضرور لڑکی صحیح نہیں ہوگی، بروقت پتہ چلا ہوگا لڑکا شادی سے انکار کر گیا، ورنہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوتا تو پہلے ہی حامی نہ بھرتا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، عائشہ تک بھی خبر پہنچ گئی، وہ تو سکتے میں تھی، ایسا نصیب تھا اس کا، مل گیا۔ کشش نے صبح ہی یامین کے موبائل سے حاذق کا نمبر نکال لیا اور ابھی سے کال ملا رہی تھی۔ کافی دیر بعد حاذق نے کال اٹھا لی۔ اننون نمبر دیکھ کے وہ چونکا۔ ہیلو، کیا ہیلو؟ آپ کو کوئی احساس ہے وہاں آپ کی محبت کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ نہ جانے کہاں چھپے بیٹھے ہیں؟ کشش چھوٹتے ہی فوراً سے بولی۔ حاذق نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کون؟ ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ عائشہ کی بات کر رہی ہوں، فوراً پہنچے، اس وقت بہت مشکل میں ہے اور اپنی محبت کی آزمائش دیں، آج آپ جائیں فوراً، آرڈر لگاتی اس نے کال کاٹی۔ آتے ہیں بھائی، وہاں اتنی ایمرجنسی ہو گئی اور یہ مجنوں بنے پتہ نہیں کدھر چھپ کے بیٹھے ہیں۔ کشش نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور وہیں سمیر کے پاس بیٹھی جو موبائل پہ گیم کھیل رہا تھا۔ چلو میں بگی کھیلوں گی، مجھے بھی ایڈ کرو۔ اسنیک مین پارٹی ان کی فیوریٹ گیم تھی اور وہ ہر وقت کھیلنے کو تیار رہتے تھے اور لڑائی الگ بےایمانی الگ کرتے۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ داور کی اچانک آمد پہ کرن سرپٹائی۔ آپ یہاں کیوں؟ کیا ہوا؟ بھائی کا ہوٹل ہے، میں کبھی بھی یہاں آ سکتا ہوں۔ داور نے سینے پہ ہاتھ باندھتے پیار بھری نظریں کرن پہ ٹکائی۔ کرن نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا۔ یہ دونوں افلاطون کدھر ہیں؟ داور کو فوراً کشش اور سمیر کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ کرن سے داور کے آگے جھوٹ نہ بولا گیا۔ داور نے شک کی نظر سے دیکھا تو کرن نے سب بتا دیا اور سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ یہ کب سدھریں گے؟ داور کو ان کی فکر ہوئی۔ کرن خاموش ہی رہی۔ دوسری طرف بارات واپس جانے کی تیاری ہو رہی تھی، اتنے میں کشش کا فون پھر سے آیا۔ ہاں بولو، کیا سچویشن ہے؟ کشش نے بے صبری سے پوچھا۔ داور آ گئے ہیں، کرن نے دھیرے سے کہا تو کشش نے دانت کچکچائے۔ تمہیں حاذق کو پوچھا ہے؟ اس کا بتاؤ۔ داور بھی نظریں ٹکائے رکھنا۔ کشش نے اسے جھڑکا۔ آ گئے ہیں حاذق بھائی، کرن خوشی سے بولی۔ گڈ، اب نکاح ہو جائے دونوں کا تو مجھے فوراً انفارم کرنا تاکہ یہاں سے نکلیں ہم دونوں۔ کشش نے فون بند کیا۔ شکر اللہ کا مجنوں پہنچ گیا۔ کشش نے سمیر سے کہا۔ یار میں بہت بور ہو رہا ہوں۔ سمیر اکتا گیا۔ اس کے دو دوست جنہوں نے اس کی مدد کی وہ بھی باہر ہی بیٹھے تھے۔ نکاح ہوتے ہی نکلتے ہیں۔ کشش نے اس کی ڈھارس بڑھائی۔ یہ بارات کیوں واپس؟ کیا ہوا؟ بابا، حاذق کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آج احساس ہو رہا ہے کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ حاذق؟ عادل نے شادی سے انکار کر دیا۔ شہریار صاحب ٹوٹنا نہیں چاہتے تھے لیکن حاذق کے سامنے ٹوٹنے لگے۔ حاذق کے تو جیسے پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا کیوں؟ حاذق کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ حاذق بارات واپس جا چکی ہیں اور اب میری بیٹی کیا ہوگا اس کا؟ لوگ تو اس سے ہی باتیں کریں گے، کن کن کا منہ بند کریں گے۔ ہم منع کیا تھا جمیلہ کو اتنی جلدی مت کرے لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور وہ حاذق سے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے تھے۔ بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں عائشہ سے نکاح۔ حاذق نے دھڑکتے دل سے کہا تو شہریار کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ بھی تو شروع سے یہی چاہتے تھے۔ آگے بڑھ کے حاذق کو گلے لگایا اور کچھ دیر میں نکاح کی رسم ادا کر دی گئی۔ افسردہ ماحول یک بار پھر سے خوشیوں سے بھر گیا۔ رونقیں ایک بار پھر سے دوبالا ہو گئی، چہرے پھر سے کھل اٹھے۔ جمیلہ بیگم دل سے ان دونوں کے لیے خوش ہوئی۔ واقعی یہ ان دونوں کے سچے جذبے تھے جو اللہ کو پسند آ گئے تھے اور اللہ نے ان کے دل کی سن لی تھی۔ ان کی قربانی کے اس انداز کو اللہ نے بہت پسند کر لیا تھا اور ان دونوں کو ان کی محبت سے نواز دیا تھا۔ دوسری طرف عائشہ بت بنی بیٹھی تھی۔ اسے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اسے سب حاذق کی سازش لگ رہی تھی لیکن فی الحال وہ ماں باپ کی وجہ سے خاموش تھی۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ کرن نے کشش کو فون پہ نکاح کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اب ہم بھی نکلتے ہیں گھر کی طرف، تم داور کے ساتھ نکلو، بس یاد رکھنا کسی کو کچھ پتہ نہ چلے، خاص کر میرے ان کو۔ کشش بولتے ہوئے اٹھی اور سمیر کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سمیر اپنے دونوں دوستوں کی طرف گیا، انہیں ہدایات دی۔ وہ عادل کے پاس آیا۔ شکریہ دوست، دو پیار کرنے والوں کو ملوانے میں تمہارا اہم کردار تھا جو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے، سمیر نے مسکراتے ہوئے اسے کہا جبکہ عادل کے منہ پہ ٹیپ تھی، وہ دانت پیستا رہ گیا۔ یامین ابھی فری ہو کے باہر آیا تھا۔ باہر نکلتے ہی اسے کال پہ ساری انفو مل گئی تھی۔ وہ خاص آدمی اس نے اپنی
अपनों की हर रिपोर्ट हासिल करने के लिए रखा था। जो इन्फॉर्मेशन इसे मिली थी इस पे ज़मीन का दिमाग बहुत सख्त घुमा था। कशिश पे बेइंतहा गुस्सा आया था। वो आदिल को जानता था, वो जिसको माश का इंसान था, अपने दुश्मन को वो छोड़ता नहीं था और कशिश ने इससे पंगा ले लिया था। ज़मीन ने कशिश को कॉल की। इस वक्त इसकी गाड़ी घर की तरफ गामजन थी। दूसरी तरफ दवर और किरण भी हाल से निकल आए थे। ये क्यों फ़ोन कर रहे हैं? कशिश ने धीरे से कहा, उठा लो, वो परेशान होंगे। समीर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए मशवरा दिया, नहीं घर पहुँच के बात करूँगी वरना वही पूछताछ शुरू हो जाएगी। गाड़ी सिग्नल पे रुकी थी और दोनों ही को घर पहुँचने की जल्दी थी। यामीन को कशिश पे बेहद इंतहा गुस्सा था। वो इसकी कॉल उठा नहीं रही थी। दांत पीसता वो सीधा घर की तरफ जाने के लिए बाहर निकला। सारे काम मैनेजर के हवाले करता वो कशिश की क्लास लेने का आज पूरा इरादा रखता था, जबकि हादे को वो मुकम्मल अपने दिमाग से निकाल गया था कि आज इसका निकाह हो गया इसकी मनचाही लड़की के साथ। अनायशा को हाजिक के के रूम में पहुंचा दिया गया था। जमीला बेगम इसके लिए बहुत खुश थी कि बिलाखिर अल्लाह ने उनकी बेटी का मान रख लिया था। अनायशा बेटा मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, हाजिक बहुत अच्छा बच्चा है, यकीनन वो आपको बहुत खुश रखेंगे। बहुत प्यार से कहा, ये तो वक्त बताएगा कौन किसको कितना खुश रखता है। अनायशा ने दिल ही में जवाब दिया, जबकि लब खामोश थे। आप रेस्ट करो, मैं हाजिक को भेजती हूँ। ज़रूरत की हर चीज़ रखवा दी है बेटा, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो लाजमी बताना, अपना ख्याल रखना। वो अनायशा का हाथ चूमती जा चुकी थी। अनायशा ने आंखें बंद किए, गहरा सांस खारिज किया और अपनी जगह से उठी और दरवाज़ा को लॉक लगा दिया। मिस्टर हाजिक अच्छे बनने का ये ड्रामा को आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। दिल ही दिल में वो इसे मुखातिब हुई, जबकि दूसरी तरफ वो घर पहुंच चुके थे, लेकिन दावर और किरण अभी नहीं पहुंचे थे। रात काफ़ी हो गई थी, सभी सोने के लिए अपने रूम में जा चुके थे। दोनों दबे पांव अंदर दाखिल हुए। शुक्र है अल्लाह का बचा के निकल आए और निकाह भी हो गया। कशिश ने धीरे से कहा, लेकिन अगर किसी को भी पता चला तो हम गए काम से। समीर ने डरते हुए कहा, कौन बताएगा, तुम, मैं या कोई और? कशिश ने चेहरा हशाश बशाश करते पूछा। इतने में समीर की नज़र कशिश के पीछे खड़े गुस्सैली नज़रों से देखती यामीन पे पड़ी। गए काम से समीर तेरे लब बोला, कुछ नहीं होता, अब तो अल्लाह भी हमसे खुश होगा। दो प्यार करने वालों को मिलवाया है, आखिर कितना रिस्क ही काम किया है हमने। सीधा हवाई जहाज़ में बैठ के जन्नत में जाएंगे। कशिश ने हाथ से हवाई जहाज़ को इशारा करते मुस्कुराते कहा, अभी तो जो मिसाइल गिरना है इससे बचो। समीर के हलक से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। क्या हुआ, तुम्हें क्यों चुप लग गए? कशिश ने फिकर से पूछा। पीछे देखो, पीछे, दबे दबे अंदाज में कहा। क्या है पीछे? कुछ भी नहीं। कशिश ने समीर के पीछे देखते हैरत से पूछा तो समीर ने सर पे हाथ मारा। अरे मेरे पीछे नहीं यार, अपने पीछे देखो। समीर सच चाहता बोला। हाँ तो मेरे पीछे कौन सा भूत देख लिया तुमने? हाँ कहते साथ ही वो मुड़ी, लेकिन बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। जमीन के चेहरे पे गुस्सा बासानी से देखा जा सकता था। लो जी, हो गई नेकी। नेकी कर दरिया में डाल, कशिश धीरे से बोली, हमने गले में डाल लिए। समीर ने लुकमा दिया। इतने में दावर और किरण भी अंदर दाखिल हुए। अंदर की सिचुएशन देख वो भी इन्हीं कदमों पे रुके। लगता है हम गलत वक्त पे पहुंचे हैं। दावर ने यामीन का चेहरा देखते दिल थाम के कहा। समीर और कशिश ने गर्दन घुमा के इसे ऐसे देखा जैसे कोई अलग ही मखलूक हो। यामीन ने इन चारों को बड़े हाल में एक साथ आने को कहा। इसका गुस्सा सब करने से चेहरा लाल हो गया था। इन चारों ने इसे सख्त मायूस किया था। कशिश दिमाग ही दिमाग में कहानी तरतीब देने लगी। कुछ भी हो, सब मेरी हाँ में हाँ मिलाना समझे। वहाँ से हाल में आते हुए इन तीनों को जल्दी से बोली, तुम चारों को शर्म है या नहीं? एक ही लाइन में खड़े करते यामीन ने गुस्से से बोला, अब तो गए काम से। समीर ने हल्के से कहा। यामीन ने वो भी सुन के इसे सख्त घूरा। क्यों करते हो हर वो काम जो नहीं करना चाहिए? यामीन ने कमर पे हाथ बांधे इनसे सख्ती से दरियाफ्त किया। हमने तो कुछ भी। चुप, खबरदार जो एक लफ्ज़ भी झूठ बोलो तो उंगली उठाता वो कशिश को सहमा गया। वो वहीं चुप कर गई। हद होती है हर बात की। तुम लोगों को क्या लगता है बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है? जानते भी हो किससे पंगा ले लिया है? यामीन को रह के इन चारों पे गुस्सा आ रहा था, खासकर कशिश पे। भाई कसम ले मैं इनके प्लान में बिल्कुल शामिल नहीं था। मैं तो इत्तेफाकन वहाँ चला गया, मुझे क्या पता था ये क्या कारनामा अंजाम देने वाले हैं। दावर ने भी साफ अपना दामन बचाया, जिस पे इन तीनों ने दांत कुचकुचाते सख्त घूरी से नवाजा। मैं थक चुका हूँ तुम लोगों को समझा समझा क्या, मेरे सब्र भी टूट रहा है, लेकिन तुम लोगों को सुकून नहीं। यामीन का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। दो प्यार करने वालों को मिलवाने से अल्लाह खुश होता है। कशिश की ज़बान में फिर खुजली हुई। और झूठ बोलने वालों से यामीन ने सख्त अंदाज में पूछा, जो झूठ किसी के भले के लिए हो इसको गुनाह भला? यामीन ने इसकी बात काटी और सर झटका। रूम में जाओ। कशिश अंदाज इंतहाई संजीदा था। अब मजीद वो इसकी ऊट पटांग बातें नहीं सुन सकता था। कशिश की नज़र समीर पे पड़ी, जिसने नफ़ी में सार हिलाया। प्लीज़ आप इन्हें कुछ ना कहें, सारा किया धरा मेरा। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या कहा मैंने? यामीन ने इसकी बात काटी और गुस्सा ज़ब्त करते वो कदरे ऊंची आवाज़ में बोला। कशिश इसके गुस्से से खाइफ हुई और खामोशी से रूम की जाने बढ़ी। किरण को भी जाने का इशारा किया तो वो भी शुक्र का कलमा पढ़ती फ़ौरन वहाँ से निकली। समीर, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। लास्ट मतलब लास्ट। आज के बाद कशिश को लेके तुम कहीं नहीं जाओगे और ना ही किसी भी उल्टे काम में इसकी मदद करोगे, और अगर मेरी बात को हवा में उड़ाया तो इसी दिन तुम्हारी बाहर का वीज़ा लगवा के तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा। और ये करते हुए मुझे बहुत खुशी हो गई। इंतहाई संजीदा अंदाज में कहते वो समीर का खून खुश कर गया। सभी जानते थे वो जो कहता था वो करता था। समीर को इसकी हाँ में हाँ मिलाते बनी और फ़ौरन वहाँ से 9 2 11 हो गया।
दावर मैं दादाजी से बात करता हूँ कि वो तुम्हारी और किरण की शादी करवा दें ताकि ये आपस में मिल के मजीद कोई शरारत ना करे। तुम समझ रहे हो ना। जमीन को दावर सबसे ज़्यादा समझदार लगता था, इसलिए समझाया और अपने रूम में आया जहाँ कशिश मुंह बसोरे बैठी थी। यामीन ने इसे देख एक बार फिर गुस्सा हावी होने लगा। हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे और दूसरी तरफ ये लड़की अपनी दुश्मन खुद बनी हुई थी। आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। कलाई से घड़ी उतारे बिना इसकी तरफ देखे ऑर्डर सुनाए। ऐसे कैसे मतलब? कॉलेज भी बंद। कशिश की आंखें चमकी। यामीन ने पलट के इसे देखा। वो हर बात में अपने मतलब की बात निकाल लेती थी। एक माह बाद पेपर्स हैं, घर बैठ के तैयारी करो और सिर्फ पेपर्स के लिए अब बाहर निकलोगी। इसके अलावा तुम इस घर की दहलीज इस पार करती नजर ना आओ, समझी? सख्ती से डांटा तो कशिश ने टेढ़े मेढ़े मुंह बनाए। दहलीज किसने पार करनी है? मुझे दीवार पे भी चढ़ना आता है। कशिश दिल ही दिल में मुखातिब हुई। यामीन को इससे अभी भी कुछ भी अच्छी की उम्मीद ना थी। बिना मजीद कुछ कहे वो मोबाइल पे आदिल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की जलील को हदायत देता लेटा। आप ना मुझे बहुत ज़्यादा डांटने लगे हैं, जो कि एक गलत बात है। कशिश ने इसका मूड नॉर्मल देखा तो धीरे से शिकवा किया, तुम अपनी हरकतों पर डांट खाती हो। जामी ने बिना देखे इससे फिर से झिड़क दिया। ये दरवाज़ा क्यों लॉक्ड है? हाजिक ने 2-3 बार नाप घुमाया लेकिन दरवाज़ा ना खुला। इसके पास कीज भी ना थी कि वो दरवाज़ा खोल लेता। अना अना दरवाज़ा खोलो, धीरे से पुकारा जो कान मुंह दोनों सिए बैठी थी। अना तुम सुन रही हो? दरवाज़ा खोलो। हाजिक को गुस्सा आया। हाजिक ने पीछे मुड़ के देखा। सदशुक्र कोई ना था लेकिन दरवाज़ा खोलना इसके बस में ना था। सामने अनायशा थी। एक बार अगर जिद आ गई तो फिर वो किसी की नहीं सुनती थी। अब क्या करूँ? रात भर यही खड़े खड़े गुजारूंगा। हम कलामी से कहा। अना प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। आपकी बात थोड़ा मिन्नत भरे अंदाज में कहा। वो घर में किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं चाहता था लेकिन अनायशा इसकी बात ना सुन रही थी ना मान रही थी। बस हर वक्त डांट डांट डांट। पता है आपको अल्लाह मुझसे कितना खुश होंगे? जब आपसे कहा अपने दोस्त की मदद करें तो आपने नहीं की, और जब हमने हमने की तो आपको हजम नहीं हो रहा। ये आपको फ़र्ज़ था कि आप करते, लेकिन मुझे इतना यकीन है आज हाजिक भाई मुझे तो दुआएं ही देते होंगे। पलके झपकाते प्यार भरे और मीठे अंदाज में कहती हुई ज़मीन को मेमोराइज कर रही थी। कशिश तुम्हें अल्लाह पूछेगा क्या किया है तुमने मेरे साथ? अपने ही रूम से बेदखल कर दिया गया हूँ मैं। हाजिक ने धीरे धीरे में कशिश को मुखातिब किया और वहीं पे खड़ा वो सोचता रहा कि क्या करे कि इतने में जमीला बेगम हाँ पहुंची। बेटा यहाँ क्यों खड़े हो? लेजे में बहुत प्यार था। हाजिक ने गहरा सांस खारिज किया। जी बस वो जा ही रहा था। हाजिक सर झुका के बोला। अनायशा जमीला बेगम ने दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन ना खुला। हाजिक को देखते ही उन्होंने अनायशा को पुकारा लेकिन जवाब न दार दे। अनायशा बेटा दरवाज़ा खोलो। इन्होंने कदर ऊंची आवाज़ में पुकारा। वो जो मुँह सर लपेटे सोने की तैयारी कर जमीला बेगम की आवाज़ पे चूकी और जल्दी से उठती दरवाज़ा अनलॉक्ड किया। बाहर हाजिक के साथ जमीला बेगम को देख अनायशा को मजीद गुस्सा आ गया। इसे यही लगा था कि हाजिक ने इन्हें बुलाया है। जी धीरे से पुकारा। सब ठीक है ना? इन्होंने हाजिक के साथ अंदर आते उलझते हुए पूछा। जी मामा। अनायशा को शर्मिंदगी से महसूस हुई। बेटा अगर कोई बात है या कोई गलत फहमी है तो रूम के अंदर इससे हल करो। गिले करो या शिकवे, लेकिन रूम के अंदर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए, और यही सबसे बड़ी बात होती है। इससे वालिदैन खुश रहते हैं और आपस में झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। इन्होंने जो महसूस किया इस पर समझाना बेहतर समझा। जी अनायशा का सर ही नहीं उठ रहा था। जमीला बेगम हाजिक की जाने बड़ी। बेटा आप मेरे बहुत समझदार बेटे हो, मुझे आप पे यकीन है आप संभाल लेंगे। इन्होंने बहुत प्यार से हाजिक के हाथ थाम के कहा। फिक्र ना करें मामा, भरोसा रखें। हाजिक ने इन्हें अपना मान दिया। जीते रहो। इन्होंने प्यार से इसके सर पे हाथ फेरा और बाहर चली गई। इनके जाने के बाद हाजिक ने आगे बढ़ के दरवाज़ा लॉक किया और गहरा सांस खारिज करता अपना गुस्सा कंट्रोल करता वापस आया। अनायशा थके हुए अंदाज में वहीं बेड पे बैठ गई। आप इससे आज बहुत अरसा लगा। बहुत खुश होंगे ना आज आप? लेजर रूंधा हुआ था। हाजिक चूंका। कर ली ना साजिश, ले ली ना किसी और की जगह, कर दिया ना मुझे रुसवा। आ गया आपको सुकून? बदला लेके वो रोती आंसू से वो सर उठा के हाजिक को देखती दर्द दबाते हुए बोली। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मेरे साथ निकाह पे? बाजू से पकड़ के इसे खड़ा किया। हाजिक जितना खुद को काबू करना चाह रहा था वो इसे इतना ही उकसा रहे थे। क्या गलत किया मैंने? अनायशा ने भी इसी अंदाज में कहा। तुम तो गलत कह ही नहीं सकती, बहुत पारसा हो ना तुम। हाजिक को भी इसकी बात पे शदीद गुस्सा आया। छोड़े मेरा हाथ। अनायशा ने जोर जबरदस्ती से अपना बाजू छुड़वाना चाहा लेकिन गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा, और हाजिक शमरेज के अंदर वफा है, बेवफाई नहीं, इसलिए छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाजिक ने एक एक लफ्ज़ पे जोर देते कहा। अनायशा इसके अंदाज ही देखते रह गए। कितने बड़े साजिशी हैं आप, किस तरह सारा खेल आपने खेला और अपने हक में कर लिया। अनायशा ने इसकी आंखों में देखते आंसू जब्त करते कहा। अच्छा तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया? हाजिक को छंपा हुआ इसकी बात में लगता कि आप में हैं बहुत बड़े गेम प्लेनर, आपके अलावा कौन कर सकता है? एन मौके पे आदिल का गायब होना और इसकी जगह आपका आ जाना, ये सब क्या है? अनायशा ने अपनी बात पे जोर दिया। चलो ऐसे तो ऐसे ही सही, तुम्हें ऐसे लगता है ना तो ऐसे ही सही, मैंने किया है सब, जो करना है कर लो। हाजिक ने गुस्से से अनायशा को बेड पे धक्का दिया और खुद पीछे हटा। इसे डर था कि वो गुस्से में अनायशा के साथ कुछ गलत ना कर दे। देखा ना अब सच आ गया ना जबान पे। अनायशा को इसका अंदाज सख्त बुरा लगा। हाजिक वहाँ से हट गया। इसने मजीद कुछ बोला मुनासिब ना समझा और कब्र से कपड़े निकालने लगा। सच कड़वा ही होता है और आप बहुत बड़े झूठे हैं। अनायशा इसके सामने आती से मजीद गुस्सा दिलाने लगी। हाजिक ने इसे देखना भी गवारा नहीं किया और बाथरूम में घुस के जोर से दरवाज़ा बंद किया कि एक लम्हे को वो भी सहम गई। कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको, आंसू पूछती वो सख्त अफसुर्दा हुई। अब वक्त आ गया है कि हुक्म का सामने आ जाए।
اس نے سگریٹ کا کش لیتے اس کے مرغولے ہوا میں چھوڑتے کہا۔ اب کیا کرو گی تم؟ مدیحہ نے اس کے دماغ میں پلنے والی پلاننگ جاننا چاہیے۔ یہ تو اب تم دیکھنا، اپنی ماں سے کہنا میر حیات سے 1 کروڑ کی رقم کی ڈیمانڈ کی، بہت مشکل ہے کہ وہ دے، وہ 1 پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے، کہاں سے دے گا وہ؟ خیر ماما دیکھ لیں گی، تم ان کی فکر نہ کرو، اپنی سوچ۔ مدیحہ کو اس کا حکم چلانا پسند نہ آیا، اس نے مدیحہ کو ایک گھوری سے نوازا۔ اب ایک ساتھ حملہ کرنے کا وقت آ گیا، اس لیے اب تیار ہو کیونکہ اب وہ مکمل پھنس چکے ہیں۔ اس نے اپنا پلان بتایا تو مدیحہ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں بھی تمہیں دعائیں دینا چاہتا ہوں۔ یامین کا لہجہ گمبھیر تھا، اس کے قریب ہوتا ہوا اس کا دل دھڑکا گیا۔ آپ نے آج لائٹس نہیں آف کی؟ نیند نہیں آ رہی آج آپ کو؟ کیا؟ کشش نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں آج نیند نہیں آ رہی۔ یامین نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی اور بس اسے دیکھے گئی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ نظروں کے سامنے لیتا وہ اس پہ اپنی چاہت کا جادو چلانے لگا۔ آپ مسکرا رہے ہیں اور یہ آپ کے گال کا گڑا۔ کشش نے اس کے گال کو بہت پیار سے چھوا۔ یامین کو اس کی یہی حرکتیں دل کو لبھاتی تھی اور ہاتھ بڑھا کے اس کے بالوں میں ڈالتا وہ بے خود سا ہوا، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتا وہ اس سکتے میں ڈال گیا۔ بنا پلک جھپکے وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یامین نے آنکھیں موندے اس کا ماتھا اپنے ماتھے کے ساتھ جوڑا۔ بے اختیار ہی ان لمحوں کے حصار میں وہ قید ہوتی آنکھیں موند گئی۔ یامین نے آنکھیں موندے اس کے ناک کے ساتھ اپنی ناک رب کی تو اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا، وہ لرزنے لگی۔ اس کے لرزنے پہ یامین نے ایک دم آنکھیں کھولی اور خود پہ ضبط کرتا وہ پیچھے ہٹا اور کشش کا بلش کرتا چہرہ دیکھتے محفوظ ہونے لگا۔ کشش شرماتی بھی ہے؟ یامین نے مسکراہٹ دباتے اسے کہا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور فوراً دھڑکتے دل کو سنبھالا، زبان تر کی۔ آپ ایسے ہی کچھ بھی بولتے ہیں؟ لیٹتے ہوئے نظریں چراتے کہا۔ لائٹ آف کر دیں پلیز؟ یامین کی اپنی طرف تیز نظروں کا اثار محسوس کرتی آج وہ عادت کے برخلاف جا رہی تھی۔ یامین نے مسکراہٹ ضبط کرتے لائٹ آف کی اور اچانک سے کشش کا سر تکیے سے اٹھاتا اپنے سینے پہ رکھا۔ صاف صاف کہتی کیوں نہیں کہ سینے پہ سر رکھ کے سونا ہے؟ مانا خیزی سے کہتے وہ کشش کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا، جبکہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے یامین اس کی مسکراہٹ تو نہ دیکھ سکا لیکن محسوس کر گیا کہ وہ یہی چاہتی تھی۔ جادوگر دھیرے سے کہتی اس نے آنکھیں موند لی، جبکہ یامین نے مسکراتے کشش گرد اپنا اثار تنگ کیا تو اس نے اور سختی سے آنکھیں میچ لی۔ جی تو نیکسٹ ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔